मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज चाइल्ड साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए में दिया है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी में दिया है क्रो एंड क्रो और ऑप्शन डी में दिया है स्किनर। तो देखिए, क्रो एंड क्रो ने कहा है आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। जबकि स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। और वुडवर्थ ने कहा है नवीन आदतों एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा जो है गिलफोर्ड की है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिलफोर्ड। बी, सी और डी तीनों नहीं होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिलफोर्ड। देखिए, सभी विषयों की जो है प्ले लिस्ट बना दी गई है। अब आप वहाँ पर जाकर क्रम से सभी विषयों की जो है प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शिक्षण प्रतिमान आशुबेल ने दिया है? कौन सा शिक्षण प्रतिमान आशुबेल ने दिया है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन बी साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन सी में दिया है अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान और ऑप्शन डी में दिया है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो देखिए, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान जो है ब्रूनर ने दिया है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान जो है आशुबेल ने दिया है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। जबकि ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जबकि गार्डन ने साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान दिया है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या की पहचान, ऑप्शन बी आंकड़ा संग्रहण, ऑप्शन सी में दिया है परिकल्पना का निर्माण, ऑप्शन डी में दिया है परिकल्पना का परीक्षण। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो देखिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण जो है समस्या की पहचान करना, क्योंकि आपको जब तक समस्या की पहचान का पता नहीं होगा तब तक आगे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है? महत्वपूर्ण प्रश्न। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए में दिया है अन्वेषण, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी में दिया है तैयारी और ऑप्शन डी में दिया है प्रस्तुतिकरण। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण जो है यह दोनों ही चरण में जो है उभयनिष्ठ है। चाहे स्मृति स्तर और बोध स्तर में, दोनों में ही यह दूसरा चरण है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सभी प्रश्न
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और यह चाहे आप यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं या सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर सी टेट के लिए देख रहे हैं, तीनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। संभाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है पूछ रहा है। संभाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है पद, ऑप्शन बी ध्वनिग्राम, ऑप्शन सी में दिया है रूपग्राम और ऑप्शन डी में दिया है शब्द। तो इसका सही जवाब होगा रूपिम, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। इसी को रूपिम कहते हैं या रूपग्राम कहते हैं, जबकि ध्वनिग्राम को स्वनिम कहते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? हम करके सीखते हैं यह किसने कहा था? ऑप्शन ए सिम्पसन, ऑप्शन बी डॉक्टर मेस, ऑप्शन सी योकम और ऑप्शन डी में दिया है कोलेस्निक। देखिए यह प्रश्न जो है काफ़ी विवादित रह चुका है। यूपी टीटी की परीक्षा में यह पूछा जा चुका है पहले। देखिए आयोग ने इसका उत्तर सिम्पसन माना था। आयोग ने इसका जो है उत्तर सिम्पसन माना था, लेकिन आप किसी बुक में यदि आप सर्च करेंगे तो उसका उत्तर आप डॉक्टर मेस पाएंगे। तो देखिए यदि ऑप्शन में डॉक्टर मेस रहेगा तो आप डॉक्टर मेस ही लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सही जवाब होगा डॉक्टर मेस। देखिए बी इसका उत्तर होगा, लेकिन जो है इसको जो है आयोग ने सिम्पसन माना था, आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। चलिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है पूछ रहा है। चिंतन, स्मृति, बोध या फिर वर्णन। तो देखिए चिंतन स्तर जो है मॉरिस पी हंट ने दिया है, स्मृति स्तर जो है हर्बर्ट ने दिया है और बोध स्तर मॉरिसन ने दिया है, और वर्णन कोई शिक्षण स्तर नहीं है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण की, ऑप्शन बी क्रिया और प्रतिक्रिया की, ऑप्शन सी निदान की और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लगातार क्लास में बने रहें। और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें। देखिए पूछ रहा है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण की, ऑप्शन बी क्रिया और प्रतिक्रिया की, ऑप्शन सी निदान की और ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर डी विकल्प लगा सकते हैं उपयुक्त सभी, लेकिन यह विकल्प जो है गलत होगा। फिलहाल आपका सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया और प्रतिक्रिया की। देखिए शिक्षण की 3 अवस्थाएं जो है टॉलमैन ने दी है। पूर्व अवस्था और क्रियात्मक अवस्था, जबकि डी में जो है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया किसकी होती है, तो इसका सही जवाब होगा क्रिया और प्रतिक्रिया की। चलिए अगला प्रश्न। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगा है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन ए उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी अनुक्रिया सामान्यीकरण, ऑप्शन सी अनुक्रिया अनुबंधन और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक सामान्यीकरण।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में दिया है 2 फरवरी 1835, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1839, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1838 और ऑप्शन डी में दिया है 3 फरवरी 1839। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 में जो है प्रस्तुत किया। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए, विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सैडलर, ऑप्शन बी विलियम हंटर, ऑप्शन सी में दिया है थॉमस रेले और ऑप्शन डी में दिया है लॉर्ड कर्जन। तो देखिए आसान प्रश्न है। विश्वविद्यालय आयोग 1902 के जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रेले थे। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए, वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का उपनयन संस्कार किस ऋतु में होता था? वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का उपनयन संस्कार किस ऋतु में होता था? ऑप्शन ए शरद ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु और ऑप्शन डी में दिया है बसंत ऋतु। तो देखिए बसंत ऋतु में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था, जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का, जबकि शरद ऋतु में जो है वैश्य का उपनयन संस्कार होता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शरद ऋतु। चलिए फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में गणित में निपुण विद्यार्थी को क्या कहते थे? मुस्लिम कालीन शिक्षा में गणित में निपुण विद्यार्थी को क्या कहते थे? ऑप्शन ए काबिल, ऑप्शन बी रियाजी, ऑप्शन सी फाजिल और ऑप्शन डी में दिया है आमिल। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रियाजी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षण के केंद्र मकतब का जन्म अरबी भाषा के किस शब्द से हुआ? ऑप्शन ए भाषण देना, ऑप्शन बी कताई बुनाई करना, ऑप्शन सी कुरान पढ़ना और ऑप्शन डी में दिया है कुतुब, जिसका अर्थ होता है पढ़ना लिखना। देखिए प्राथमिक शिक्षा के केंद्र जो है मकतब, जबकि उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे थे। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मकतब का जन्म अरबी भाषा के किस शब्द से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा मकतब का जन्म जो है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है पढ़ना और लिखना। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 3 फरवरी 1882, ऑप्शन बी 2 फरवरी 1882, ऑप्शन सी में दिया है 3 फरवरी 1884 और ऑप्शन डी में दिया है 1 फरवरी 1883। देखिए हंटर कमीशन को भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहते हैं और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3 फरवरी 1882। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? 3 फरवरी 1882 और यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्जा शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है बाहर ले जाना, ऑप्शन बी गुरु के समीप ले जाना, ऑप्शन सी संन्यास लेना और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्जा शब्द का जो अर्थ होता है बाहर ले जाना, अर्थात मठों में ले जाना, गुरु के पास मठ में ले जाना, यह जो है प्रव्रज्जा शब्द का अर्थ है। जबकि गुरु के समीप ले जाना उपनयन यह वैदिक कालीन में था और यह उपनयन शब्द का अर्थ था गुरु के समीप ले जाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहर ले जाना। चलिए, गोखले ने अपना अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? गोखले ने अपना अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 16 फरवरी 1911, ऑप्शन बी 16 मार्च 1911, ऑप्शन सी में दिया है 16 मार्च 1912 और डी में दिया है 20 जुलाई 1913। तो देखिए गोखले ने अपना अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव जो है 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया। विकल्प जो है यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।